हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल मेरे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपका पढ़ाई में एकदम मन लग रहा होगा। जैसा कि अब हमने हमारा जो चैंपियन बैच है टॉपर से स्टूडियो एजुकेशन का चैंपियन बैच में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा चैंपियन बैच है, इसमें हम लोगों ने आपके लिए क्या स्टार्ट कर दी है, साइंस, सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दी है। आपको हम हर रोज आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और फिर उसके बाद में अपन जो है आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपन क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है? तो मैं जो है आप लोगों को जो है मैंने सोशल साइंस के भी चैप्टर, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है? और अपन अब चल रहा है काय पे बेटा? अपन चल रहा है साइंस पे। साइंस में भी तीन भाग होते हैं, मैंने बताया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो अपन सबसे पहले बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पोषण। पोषण को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे अपन, ठीक है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके सामने नोट्स बना के लाया हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, जो कोई बना नहीं सकता उस तरीके से मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ। चलते हैं। पोषण क्या होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? जैव प्रक्रम क्या है? उत्तर, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण, शोषण और उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण किसे कहते हैं बेटा? तो पोषण कहते हैं वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, पोषण में कहलाते हैं। किस में कहलाते हैं? पोषण में। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों द्वारा होता है? दो विधियों, एक तो स्वपोषण और एक परपोषण। एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण के बारे में जानते हैं क्या होता है? स्वपोषण वह होता है इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पौधे। जैसे कि कौन से पर स्वपोषण होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। और परपोषी कौन से होते हैं बेटा? परपोषी वह होते हैं जैसे कि हरे पौधे, ठीक है? स्वपोषी होगा। स्वपोषी किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, इसमें सब पढ़ना है। स्वपोषी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अरे बोलो हाँ के ना? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहलाता है। बोलो हाँ के ना? हाँ। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा हरा होता है। बोलो हाँ के ना? सही है। आगे चलते हैं। परपोषण। परपोषण किसे बोलते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसे बोलते हैं परपोषी। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परपोषी जीव बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि अपन अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। जैसा कि स्वपोषी में हरे पौधे खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं। अपना भोजन जो परपोषी जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है सारी चीज? मैं जानता हूं दिख रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, परपोषी किसे कहते हैं ये और चलते हैं। उत्तर, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। उस जीव को परपोषी कहते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सारी चीजें हैं। पर पोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है? मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पोषण के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। बोलो हाँ के ना? जैसे गोबर, छत्ता, कवक इत्यादि, ये सारे हैं। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरियो तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोल कृभि, टेप वर्म
मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवी द्वारा गिरण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। प्राणी सम किसे कहते हैं? वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेंढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। प्राणी सम पोषण करने वाले जीव प्राणी सम भोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी सम पोषण ही पाया जाता है। बोलो बेटा हाँ कि ना? हाँ, महत्वपूर्ण ज्ञान, मतलब कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बिल्कुल। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है बेटा। ये वो बातें हैं जो नीट वाले लेवल की बातें हैं, हमने हमारे लेवल के हिसाब से बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत ना आने देंगे, ये हमारा वादा है। समझ में आया आपको? हाँ। अब क्या है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, अंगों से अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण होता है। जीव का निर्माण कैसे होता है? कोशिकाओं के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, कोशिका के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, अंगों से अंग तंत्र एवं अंगों से अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण होता है। आगे समझ। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? ये आपके 11-12 में बायोलॉजी में है, जो आपकी नीट में भी आता है। बोलो हाँ के ना? है ना? बोलो हाँ। आ रहे? हाँ। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और काय की H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। और दूसरा क्या है, कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, वे मृत जीवी या परजीवी होते हैं। कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं? वे, जैसे गोबर का छत्ता मृत जीवी, अमर बेल का पौधा और परजीवी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखिए। 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम है बेटा, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O या खनिज लवण। याद रहे ये पॉइंट, छोटे छोटे और मोटी मोटी बातें, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। कौन? प्रकाश संश्लेषण, है ना? कौन सी है? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, काय को विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद जो रहता है, उत्पाद के रूप में, उपोत्पाद जो है के रूप में ऑक्सीजन बनता है। काय के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही है, रात में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। अरे हाँ के ना? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा जो रहता है मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। बोलो हाँ के ना? समझ में आया होगा। छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें हमारी, बहुत अच्छा नोट्स लग रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा। ये सारी चीज पढ़ के अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। बोलो हाँ के ना? हाँ। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। बोलो हाँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया, तथा दूसरा चरण होता है क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अमीबा के बारे में बता देता हूँ क्या क्या होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी होती है, जीव होता है। यह एक क्या मृदुजली एक कोशिकी तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ठीक है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। या कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है।
अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकी जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। समझ में आया? हाँ। अब आगे चलते हैं। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्कार प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और पैरामीशियम यहाँ एक प्राणी समभोजी एक कोशिकी जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। ये अमीबा की बातें चल रही हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम हो कहलाता है। बोलो हाँ के ना? हाँ। अब क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। किसका? मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल यहाँ एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यहाँ मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यह आपका पाचन तंत्र का मामला है। आपके साइंस की जो बुक है, किताब है, उसके अंदर भी एनसीईआरटी में होगा ये सारी चीजें, है। आगे चलते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होती है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है ना। लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन होता है ना। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। मुख से ही प्रातन होता है उसका पाचन, है ना, प्रारंभ होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कोई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं, जिनसे हम स्वाद लेते हैं। खट्टा है, मीठा है, ये उसी का है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा इत्यादि का ज्ञान होता है। दांत के बारे में जानकारी देते हुए, दांत का वहां भाग जो मसूड़े में धसा होता है जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। वहां भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग क्या बोलता है? ग्रीवा या क्या बोलता है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर, किसके ऊपर? मज्जा गुहा के ऊपर क्या होता है? दंत स्थित या क्या होता है? डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यहाँ हड्डी, कौन सी हड्डी? यहाँ हड्डी अधिक मजबूत तथा पीले रंग की होती है जिसे क्या बोलते हैं? डेंटाइन के रूप में इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों के सुरक्षा देती है। किसको सुरक्षा देती है? दांतों का मामला चल रहा है। दांतों को सुरक्षा कौन देती है? सारी चीजें। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल ही होता है। कौन सा मेल होता है? इनामेल। ये कठोर भाग होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? कर्णक या होता है इंसाइजर, है ना। दूसरा कौन सा होता है? भेदक या केनाइन। और तीसरा क्या होता है? अग्रचर्णवक या प्रीमोलर। कौन सा होता है? अग्रचर्णक या प्रीमोलर। फिर चौथा क्या होता है? चर्णवर्णक और या कौन सा होता है? मोलर। ठीक है। ये 3-4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। ये अपन क्या मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में और दांतों के बारे में पढ़। दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना दंत अस्थिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? और ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं इसमें। एक क्या होता है? निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में जो ग्रस नली रहती है, अगला भाग जो रहता है वो ग्रस नली रहती है, उसमें खुलता है। तथा कंठ द्वार, जो कंठ रहता है अपना गला, उसके जो कंठ द्वार में श्वास नली में खुलता है। काय में खुलता है? कंठ द्वार में श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस होती है। आया समझ में? अब क्या है? मनुष्य जब भोजन करता है तब यहाँ पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिसमें
जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। किसके द्वारा नहीं जा पाता है? पट्टी कंठ ढक लेती है, उसके कारण ये भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। उसके बाद क्या है? मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से जो होता हुआ काय में जाता है, भोजन जो काय में जाता है आमाशय में पहुंचता है, और फिर उसके बाद में ग्रस नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, काय में नहीं होता है, ग्रस नली में। अब आमाशय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, काय के आमाशय के बारे में इसका चित्र बना हुआ है, ठीक है। यहाँ एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाई और, काय की ओर, कौन सी ओर? बाई और दाई दो तरफ होती है, जिसके काय के बाई और शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग काय में होता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है, ठीक है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरी क्या होती है? भित्तीय या अम्लीय जन कोशिकाएं, ठीक है, और तीसरी क्या होती है? मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, ठीक है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन काय का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लजन कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिजन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाँ, पेप्सिजन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं नाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये सारी चीजें अपन यहाँ खत्म कर देते हैं, आगे की चीज आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना और पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चीज बाद में मैं बताने जाऊंगा। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। याद है? बोला हाँ। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर घाव का पेप्टिक अल्सर कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है? वैसे व्यक्ति में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, काय में ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेय की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। कायम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बेटा अपना ध्यान लक्ष्य की ओर बनाए रखिए। इस तरीके से मजा आएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल डगमगाइए नहीं। मैं अच्छे क्वेश्चन और अच्छे आपके लिए चैप्टर का निष्कर्ष निकाल के लाऊंगा। बेटा हमारा जो चैनल टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। जिस बच्चे तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है उस बच्चों को आप बता दीजिए कि भाई 1 नंबर टीचर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपना ध्यान लक्ष्य के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। जय हिंद फ्रेंड।